ओके, जय हिंद दोस्तों। हम अभी देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन जो हमने एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के कुछ कंपैरिजन किया है। मोस्टली एडियाबैटिक का ही डिस्कशन हमने कल के लेक्चर में किया था, उसके ऊपर एक बेस्ट न्यूमेरिकल क्या दिया है। न्यूमेरिकल में द वॉल्यूम ऑफ डायटोमिक गैस विथ गामा दैट इज एडियाबैटिक कांस्टेंट 1.5 इज चेंज्ड एडियाबैटिकली फ्रॉम 16 लीटर टू 12 लीटर। फाइंड द रेशो ऑफ फाइनल एंड इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हमें प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली पूछा नहीं है, उनका रेशो बताओ। मतलब हमें पूछा है V1/V2 एंड T1/T2, इनका कंपेयर करके हमें रेशो बताइए कि क्या होगा फॉर एडियाबैटिक चेंज। यहाँ पे क्या गिवन डेटा है हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 था। ठीक है, वहाँ से ये प्रोसेस को एडियाबैटिकली हमने चेंज किया। तो ये इंडिकेट करने के लिए हम कुछ ऐसे ब्लॉक डायग्राम निकालते हैं ताकि हमें समझ में आए कि आगे कैसे बढ़ना है। ये कौन सी प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू हमने इसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसका प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, टेम्परेचर हो गया T2। यही गिवन है। वॉल्यूम V1 हमें गिवन है, V1 इज इक्वल्स टू है 16 लीटर और वॉल्यूम चेंज हुआ है 12 लीटर। ठीक है, कंप्रेस हो गया। ओके, और यहाँ पे इसका ग्यामा दिया है। ग्यामा एडियाबैटिक प्रोसेस का गिवन है 1.5। ये इन्फॉर्मेशन लेके इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। V1 दिया है और साथ ही साथ ग्यामा और V2 दिया है। हम कुछ कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर, बहुत सारे फॉर्मूला तो हमारे पास है। हम गए एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, कहाँ है हमारे नोट्स एडियाबैटिक प्रोसेस, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इससे काम होगा क्या? नहीं, हमने आगे गए। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी से काम होगा क्या? नहीं। वर्क डन के फॉर्मूला से काम होगा क्या? नहीं। हमने देखा आगे ये काम आ सकते हैं, हमने इसको उठाया। P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 रेस टू गामा, ये यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम समय गिवन है और हमें प्रेशर का रेशो पूछा है, तो निकाल देंगे हम प्रेशर का रेशो। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूला को उठाया यहाँ से। चलो भाई, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। सो वी कैन राइट इट हियर, P2/P1 इज इक्वल्स टू V1/V2 रेस टू गामा। ठीक है, ये V1 इधर लेके आया, P2 उधर लेके गया। सो हमें V1/V2 का रेशो दिया है। V1 पता है ना हमें कितना लीटर है भाई? 16 लीटर है, तो दिस इज 16। V2 कितना है? ये है 12 रेस टू गामा कितना है? विच इज़ 1.5, विच इज़ इक्वल्स टू 16/12 हो जाएगा ये 4/3 रेस टू 1.5। आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट, 1.533 इसका ही आंसर आएगा रेशो। ठीक है, लॉग टेबल से ये निकल के आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ का ही लॉग टेबल नहीं गिवन होगा, दिस विल बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ताकि तुम आसानी से इसे कैलकुलेट कर सको। ठीक है, फॉर बीइंग टाइम बीइंग लेट्स सी, हमने इस प्रकार इसे सॉल्व किया। हमें क्या मिला? अभी पहला आंसर मिला हमें, P2/P1 का रेशो मिला मुझे 1.533। सो यू कैन राइट P2/P1 इज इक्वल्स टू 1.533। ये हमारा पहला आंसर हुआ। ठीक है, सिंपली हमने ये वाला रिलेशन यूज़ किया। दूसरा हमें क्या करना है? दूसरा यहाँ पे हमें, ये तो पहली बात हुई, दूसरी बात यहाँ कर लेते हैं। हमें रेशो चाहिए अभी टेम्परेचर का रेशो चाहिए, तो हम थोड़ा पीछे गए। यहाँ से कौन सा उठाएं हम? इससे भी आंसर आ सकता है क्योंकि हमारे पास अभी प्रेशर का रेशो है और हमें टेम्परेचर का रेशो चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इससे थोड़ा काम आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम टू द पावर गामा-1 है, यहाँ पे दोनों की पावर में गामा है। सो इट्स एडवांटेज टू टेक दिस सेकेंड रिलेशन, हम इसे लेकर जाते हैं आगे। इसको मैंने किया कॉपी और इस फॉर्मूला से हमें टेम्परेचर का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो वी कैन राइट T2/T1 इज इक्वल्स टू V1/V2 का रेस टू गामा-1। सो V1/V2 सिंप्लीफाई करके वो आया था 4/3
1.5 minus 1, so it is 0.5, which is nothing but root of 4 by 3. When you solve this, it comes out to be 1.152. so this is the ratio of T2 by T1. so मैं इसे थोड़ा छोटा करके यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ. T2 by T1 is equals to 1.152. These are the two answers we get for this particular question. ओके और एक क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से, ताकि हमें ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो समझ आए. नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ मैं और एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, और किसी को कुछ पूछना है. यस सर वो जो सेकंड वाला फॉर्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है 1 मोल ऑफ ए डायटोमिक गैस इज आइसोथर्मली एक्सपांडेड एट 27 डिग्री सेल्सियस till the volume is doubled, then it is adiabatically compressed to its original volume. Find the total work done. टोटल वर्क डन कितना हुआ है ये हमें बताना है. ठीक है, पहले क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया जाए. 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस है, तो हमारे पास गैस है, एक मिनट, सो वी हैव अ गैस. ठीक है, जिसका इनिशियल प्रेशर मान लो P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है. ठीक है, इसको क्या किया, इस गैस को हमने आइसोथर्मली एक्सपांड किया. ठीक है, तो ये प्रोसेस कौन सी है इसके ऊपर लिख लेते हैं. दिस इज आइसोथर्मल एक्सपांशन किया हमने. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, आइसोथर्मली एक्सपांड करने के बाद ये जो गैस है इसका प्रेशर कुछ डबल, वॉल्यूम डबल हो गया. ठीक है, और इसका प्रेशर क्या हुआ है, इट एक्सपांड्स एट 27 डिग्री सेल्सियस टिल द वॉल्यूम इज डबल. इसका वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया है. ठीक है, सो ये प्रेशर का कुछ पता नहीं है, वॉल्यूम डबल हो गया है, टेम्परेचर आइसोथर्मल में कांस्टेंट रहता है. ऑलराइट, ओके. फिर बाद में हमने क्या किया, देन इट इज एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड, इसके बाद इसको हमने आगे दूसरे प्रोसेस से कुछ और चीज़ें को चेंज किया. क्या किया हमने इस बार, एडियाबैटिकली कंप्रेस किया. ओके, तो उसके बाद हुआ क्या, इस गैस की स्टेट क्या है अभी, एडियाबैटिकली कंप्रेस टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. ठीक है, फिर से उसको ओरिजिनल वॉल्यूम में तब्दील हमने कर दिया. तो इसका प्रेशर यहाँ पे P3 मान लो, यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है वो वापस V1 कर दिया, और टेम्परेचर यहाँ पे उसका हो गया T3. ओके, यहाँ पे थोड़ा गौर करेंगे हम. ठीक, पहले गैस का प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1. ठीक है भाई, समझदारी की बात है. आइसोथर्मली एक्सपांड किया. आइसोथर्मली एक्सपांड जब हम करेंगे तो तुरंत माइंड में हमारे आया आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसलिए यहाँ पे भी T1 था, तो मैंने यहाँ पे भी T1 लिखा. बराबर है, ओके. वॉल्यूम हुआ है डबल, क्वेश्चन में दिया है टिल द वॉल्यूम इज डबल, और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे भी कितना रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज इट इज आइसोथर्मल एक्सपांशन. वॉल्यूम का क्या हुआ है, द वॉल्यूम इज डबल्ड. यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, हुआ है डबल्ड हुआ है. तो क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ के प्रेशर का क्या हुआ होगा. यस, हम बता सकते हैं. निकाल ले क्या पहले हम, क्योंकि हमें पता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हमें तो PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, हमें इसकी तलाश करनी है कि वॉल्यूम जब हमने डबल कर दिया तो प्रेशर का क्या हुआ, प्रेशर तो चेंज हो गया ना. सो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये यूज़ करेंगे. ठीक है, सो P1 को P1 ही रखते हैं, V1 को V1 रखते हैं, P2 को P2 रखते हैं, V2 को हम 2V1 कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि डबल हो रहा है वॉल्यूम. ये हो गया कट, तो P1 और P2 के बीच में हमें रिलेशन आ गया. ठीक है, सो P2 कितना हो जाएगा, P1/2. तो ये जो P है इसको क्या लिखना चाहिए मैंने,
अगर ये P1 है तो ये क्या हो जाएगा P1/2। लॉजिकली भी देखो वॉल्यूम डबल हो गया और ये इन्वर्सली रिलेशन है विद अ सिंगुलर पावर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम डबल प्रेशर हाफ हो जाएगा फॉर आइसोथर्मल एक्सपांशन। ये हमने यहाँ पे इसको बॉक्स कर दिया और इसको यहाँ पे हम लगा देते हैं ऊपर यहाँ पे, ठीक है। और मैं लिखता हूँ इसको P/2। तो ये समझ में आया हमें P/2 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एडियाबैटिकली उसको कंप्रेस किया, ठीक है। तो कंप्रेस किया तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, वो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो हमने इसको लिखा P3। इसका वॉल्यूम कितना हुआ, उन्होंने कहा है कि एडियाबैटिकली कंप्रेस किया है ताकि उसका वॉल्यूम जो पहले था उतना कर दिया, इसलिए यहाँ पे हमने इसको V1 लिखा। और इसका कुछ टेम्परेचर चेंज हो गया, उसको हमने T3 लिखा। ये पूरा डेटा हमने क्वेश्चन से निकाला। अभी इसको सॉल्व करते। क्या सॉल्व करना है भाई, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है कि यहाँ से यहाँ वर्क डन लेट से W1 है, फिर यहाँ से यहाँ लेके गए वर्क डन W2 है, तो मुझे टोटल वर्क डन निकालना है W1 + W2। ये हमारा टारगेट है। तो पहले हम W1 निकाल लेते हैं। लेट से W1 इज़ द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपांशन, सो ये वर्क डन है W1। और उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा तो वो वर्क डन होगा W2। तो पहले हम W1 निकाल ले क्या, यस। तो हम पहले W1 निकालते हैं। सो W1 निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगेगा। हमने देखा कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, तो हम थोड़ा हमारे नोट्स देखने गए पीछे। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, हाँ कहाँ गया, ये यहाँ रहा। तो हमारे पास दो फॉर्मूला है आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालने के लिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। log to the base 10 लेंगे तो ये 2.303। तो इसको उठा ले क्या हम, इन दोनों फॉर्मूलाज को। तो मैं कोई भी एक उठा लेता हूँ, ये वाला उठा लिया मैंने, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे पेस्ट कर देते ताकि हमें फॉर्मूला भी पता चले कहाँ कहाँ फॉर्मूला छुपे हुए हैं, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखना हो यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं P1/P2, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर ले क्या हम, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं हेडिंग नंबर 1 कर देता हूँ। आई विल टेक अ ग्रीन कलर फॉर दिस। दिस इज द वर्क डन W1, दैट इज वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन, और इसका फॉर्मूला हमने वहाँ से उठाया। सो W इज इक्वल्स टू N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई, 1 मोल है तो इसको लिखेंगे 1। R की वैल्यू कितनी होती है, R की वैल्यू किसी को पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 9/12। 1/12 नहीं होती है, वो होती है 8.314। 8.314 R की वैल्यू होती है 8.314, ठीक है। मुझे कमेंट में लिख के बताना इसका यूनिट क्या होता है। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो PV इज इक्वल्स टू NRT के अंदर जो R है वो होता है 8.314। मुझे कमेंट में लिख के बताना कि इसका यूनिट क्या होता है। मैं एंड ऑफ द लेक्चर में इसको बताऊंगा क्या होता है यूनिट। यहाँ से तुम आसानी से निकाल सकते हो, ये PV है, ये T है, ये N है, तो वहाँ से R का यूनिट हो जाएगा PV/NT से तुम्हें उसका यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम टेम्परेचर T को क्या पुट करें, यहाँ पे दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, व्हेन वी विल पुट इन केल्विन। तो 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में हो जाएगा 300 केल्विन। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करोगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन में, ठीक है। इनटू ये लॉग है V2 कितना है, इट इज़ 2V डिवाइडेड बाय V1 कितना है, इट इज़ V। तो ये कट हो गया तो log 2 बचेगा। सो ये आएगा 1 × 8.314 × 300 × 0.693। log 2 की वैल्यू होती है 0.693। तो ये वर्क डन W1 कर देते हैं इसे, W1 दैट इज वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपांशन। ये वाला फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज़ वगैरह पुट की हमने और आंसर हमें मिला इसका। ये जब सॉल्व करोगे ये आएगा 1728.48 जूल्स। पहला वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन इज रेडी, ठीक।
फॉर्मूला भी यूज़ कर लिया, सभी चीज़ों से हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन निकाल लिया। ठीक है, अभी एडियाबैटिक कंप्रेशन में जो वर्क डन होगा वो होगा W2। एडियाबैटिक कंप्रेशन में जो वर्क डन होगा वो होगा W2, और वो फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगेगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन में जो वर्क डन होगा उसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे हम लिखते हैं W2 दैट इज वर्क डन इन एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो फॉर्मूला लगेगा, हम पीछे गए, एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए कोई फॉर्मूला मिले हमें, तो आ गए हम पीछे। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ से उठा लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं। दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई एम टेकिंग दिस वन, ओके, क्योंकि मेरे पास प्रेशर नहीं है, P3 गिवन नहीं है हमारे पास, सो आई विल यूज़ दिस फॉर्मूला। यहाँ पे N गिवन है हमारे पास, R गिवन है, गामा है, डेल्टा T भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सो आई एम टेकिंग दिस फॉर्मूला, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस का ये फॉर्मूला हमारे पास है। फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है इस टॉपिक के अंदर। सो आई एम टेकिंग दिस फॉर्मूला, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑल राइट। सो हम यहाँ पे पुट करेंगे W इज इक्वल्स टू, अभी एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सो W इज इक्वल्स टू N कितना है 1, R कितना है 8.314, गामा कितना है, ये निगेटिव ही फॉर्मूला के, एक मिनट है, दिस इज निगेटिव क्योंकि ये इक्वेशन का ही निगेटिव है, राइट। सो दिस इज निगेटिव। N कितना है 1 इंटू 8.314 डिवाइडेड बाय गामा इज हाउ मच, इसको कितना दिया है गामा को, हाउ मच इज गामा गिवन, किया नहीं है, डायटोमिक गैस है ना, तो आपको डायटोमिक गैस है। तो हमारे पास गामा फॉर डायटोमिक गैस हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, डायटोमिक गैस के लिए कितना होता है 1.5 होता है, लेकिन इस न्यूमेरिकल के बाद वही आएगा, डायटोमिक गैस गामा 1.5 कैसे आता है। ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन वी शुड नो वेन एवर इट इज़ डायटोमिक गैस, गामा को लेना है 1.5। ठीक है, या 1.4 भी कई बार गिवन होता है। ठीक है, या इसको 1.4 लेते हैं। वेन एवर इट इज़ नॉट गिवन यू टेक गामा एज 1.4। सो दिस इज फॉर डायटोमिक। जब क्वेश्चन में दिया नहीं हो गामा फॉर डायटोमिक, ऑलवेज टेक इट इज एट 1.4। सो 1.4 यहाँ पे पुट किया, -1 डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या होगा T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये T3 और ये T1 क्या रेशो होगा। सो आई विल राइट हियर T3, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये डायग्राम आगे फिर से लेकर आता हूँ। ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे तो टेम्परेचर सेम है, हमारा वर्क डन यहाँ से यहाँ जा रहा है। सो आई विल राइट T3 माइनस T1। ठीक है, अभी हमारे पास ये टेम्परेचर नहीं है, ये टेम्परेचर निकालना पड़ेगा ना, वी नीड टू फाइंड आउट द टेम्परेचर T3। T1 तो हमारे पास है, कितना है 27, क्योंकि आइसोथर्मली टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था यहाँ से यहाँ तक। सो T1 तो मेरे पास है, अभी मुझे T3 फाइंड आउट करना है ताकि मैं यहाँ पे T3 सब्स्टिट्यूट कर सकूँ और मेरा आंसर आ जाए। T3 फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा कि ये कौन सी प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पे 2V से ये V बन रहा है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन गिवन है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो हम देखा कुछ फॉर्मूला हमें मिलता है क्या, हम गए पीछे, हमने यहाँ पे देखा ये रिलेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, हमारे पास ये 3 फार्मूलाज थे, उसमें से हमने देखा कि हमारे पास वॉल्यूम है और हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। सो वी कैन यूज़ दिस रिलेशन एंड ईजिली फाइंड आउट द टेम्परेचर। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस फॉर्मूला। तो एक ही क्वेश्चन में हमने बहुत सारे फॉर्मूला और बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर आउट करने की कोशिश की। ठीक है, इस
के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे ये T1 V1 और यहाँ पे इसको मैं T3 कर देता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने सिंबल T3 यूज़ किया है, T3 और ये V3 कर देते हैं इसे। ठीक, तो यहाँ से हमें टेम्परेचर का रिलेशन मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम लिखते हैं T1 इंटू ये V1 को क्या लिखे हम, व्हाट विल राइट V1, 2v इट इज़ रिटन एज 2v इनिशियल इज इक्वल्स टू ये T3 है और इसको हम लिखेंगे v रेज टू गैमा माइनस 1। ठीक है, सो ये यहाँ पे भी गैमा माइनस 1 हो जाएगा। सो T1 बाई T3 का रेशो हमें यहाँ से मिल जाएगा, वी कैन राइट v अपॉन 2v रेज टू गैमा माइनस 1। कुछ नहीं किया, T3 को यहाँ लेके गया, ये v था, ये यहाँ पे भी ये 2v नीचे आ गया, दोनों की पावर गैमा माइनस 1 है तो कॉमनली ये कर दिया, ये कट हो गया v और v। यहाँ से T1 तो हमें गिवन है, T1 कितना गिवन है वो नेक्स्ट स्टेप में हम पुट कर लेंगे। हमें चाहिए T3, सो T3 यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 इंटू 2 रेस टू गैमा माइनस 1। सो T3 इज इक्वल्स टू T1 जो कि 300 है ना, 27 डिग्री सेल्सियस इज T1, इन केल्विन इट इज़ 300 केल्विन। ये हो जाएगा 2 रेस टू 0.4, 1.4 माइनस 1 इज़ 0.4। ठीक है, ये हमें मिल गया। ठीक है, इस T3 को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इकट्ठा फिर T1 की वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देंगे। सो आई एम हाईलाइटिंग दिस, इसको मैं A नाम दे देता हूँ, यहाँ पे पार्टीशन कर देता हूँ, इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे ये 1 एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन आई विल राइट हियर। सो मुझे वर्क डन मिला, ये कहाँ से आ गया बीच में, राइट। सो वर्क डन ये वाला लिख रहा हूँ फिर से, -8.314 डिवाइडेड बाय 1.4 माइनस 1 विल बिकम 0.4 और T3 हम क्या करेंगे, इसको B नाम दे देते, पुट A इन B ताकि हमें एड्रेस पता चले कि इसका सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हुआ है। सो T3 को क्या लिखेंगे, इस T3 को हम लिखेंगे T1 इंटू 2 रेस टू 0.4, T1 इंटू 2 रेस टू 0.4 माइनस T1। ठीक है, सो यहाँ से वर्क डन हमें मिल जाएगा, T1 कॉमन आ जाएगा अंदर से, -8.314 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू T1 इन ब्रैकेट 2 रेस टू 0.4 माइनस 1। T1 को पुट कर देंगे, T1 कितना है, टेम्परेचर इज़ 300 इंटू ये 2 रेस टू 0.4 माइनस 1। व्हेन यू सॉल्व दिस कंप्लीट आंसर इज कमिंग आउट टू बी -1992.24 जूल्स। सो इसको W2 लिखना चाहिए हमने, दिस इज W2, दिस इज W2, राइट, W2 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 W2। ठीक है, तो ये आंसर आ गया व्हेन यू सॉल्व द अबव रिलेशन। ठीक है, ना हमें टोटल वर्क चाहिए, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, W1 हमारे पास आ गया है और W2 भी हमारे पास आ गया है। सो थर्ड स्टेप में मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, टोटल वर्क डन in above process, that is let's say W, call it as W, so it is W1 plus W2। W1 कितना है मेरे पास, this is my W1, so ये W1 हमें मिला, W1 को पुट कर देंगे 1728.48, W2 कितना है -1992.24, ये निकल के आता है -263.77 जूल, ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखा है। सो दिस इज द टोटल वर्क। अब ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस। सो थ्रू आउट दिस प्रोसेस नेट वर्क
इज डन ऑन द गैस। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स वर्क हैज़ बीन डन ऑन द गैस। एक बार रिफ्रेश कर ले इस पूरे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया था कि एक मोल ऑफ डायटोमिक गैस को पहले आइसोथर्मली एक्सपांड किया 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जब तक उसका वॉल्यूम डबल ना हो जाए। यहाँ से यहाँ तक हमने दिखाया, उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर हो गया डबल दी वॉल्यूम, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, यहाँ से हमने निकाला। और उसके बाद एडियाबैटिकली उसको कंप्रेस किया गया टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। इसको एडियाबैटिकली हमने क्या किया, कंप्रेस किया टूवर्ड्स दी ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, सो 2V से उसको वापस V लेके गए हम। फाइंड द टोटल वर्क डन, और टोटल वर्क डन ये थ्रू आउट द प्रोसेस निकालो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमें मिला ये। यहाँ से बहुत सारे जितने भी हमने आइसोथर्मल एडियाबैटिक के फॉर्मूलेस पढ़े हैं उन सभी को अप्लाई करने का इस क्वेश्चन में हमें मौका मिला। पहले तो हमने PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 करके हमने ये P2 फाइंड आउट किया, जो कि हमें P/2 मिला। फिर हमने देखा कि अभी वर्क डन फाइंड आउट करना है आइसोथर्मल एक्सपांशन में। सो वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन का फॉर्मूला ये होता है, जो कि हमने पीछे पढ़ा था, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। nRT log V2/V1 वैल्यूज़ हमने पुट कर ली। यहाँ पे R की वैल्यू होती है 8.314 और इसका यूनिट तुम लोग मुझे बताने वाले हो। इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे ख्याल रखना, केल्विन में पुट करना, 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करेंगे जब केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, तो वो जो मिल गया 300 केल्विन। उसको हमने कैलकुलेट किया तो वर्क डन मुझे आइसोथर्मल एक्सपांशन में मिला पॉजिटिव, मतलब गैस ने काम किया। एक्सपांशन में गैस ही काम करती है ना, तो पॉजिटिव वर्क डन मिला मुझे आइसोथर्मल एक्सपांशन में इतना जूल्स। फिर हमने कहा कि मुझे अभी एडियाबैटिक कंप्रेस करने के लिए W2 की तलाश करनी है। सो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, यहाँ से यहाँ W2 उसका फॉर्मूला हमने उठाया -nR/γ-1 इंटू डेल्टा टी। N की वैल्यू पुट की, R की वैल्यू पुट की। गामा डायटोमिक गैस के लिए 1.4 होता है, कभी मेंशन ना हो तो 1.4 लेना। पिछले क्वेश्चन में वो उन्होंने ही दिया था 1.5, इसलिए 1.5 लेना पड़ा। गामा की वैल्यू डायटोमिक गैस के लिए नहीं मेंशन है तो 1.4 हम लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और इसके ऊपर मैं चर्चा करते जाऊंगा। ठीक है, सो बी विथ मी। सो डेल्टा टी को मैंने लिखा T3 - T1, ये T3 है, यहाँ का टेम्परेचर T1 जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज नहीं हुआ था। तो हमारे पास तो T3 नहीं था, तो T3 निकालने के लिए हमने फिर से और एक फॉर्मूला यूज़ किया। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमें एक फॉर्मूला मिला टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशन वाला, उसको हमने यूज़ किया। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सो T1 तो मेरे पास था 300 केल्विन, मुझे T3 चाहिए था। तो T1 V1 रेस टू γ-1 इज इक्वल्स टू T3 VT रेस टू γ-1 ये यूज़ किया और इसको रीअरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट टेम्परेचर एंड सेपरेट वॉल्यूम्स। यहाँ पे कुछ चीज़ें कट हो गई, फाइनली हमें यहाँ तक उसका सिंप्लीफिकेशन मिला। हमने क्या करा फिर, यहाँ से T3 की वैल्यू यहाँ पे पुट की, मैंने यहाँ पे लेबल दिया है 2। ठीक है, तो पहले इतना सॉल्व कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ नीचे सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसके अंदर हम T3 की वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखो, ये T3 की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट की है मैंने। ठीक है, बाकी चीज़ों को हमने सॉल्व किया। T1 को कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे भी T1 था। T1 कितना था 300 केल्विन, यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस जो T1 था 300 केल्विन आ गया। इसको सॉल्व किया हमने तो मुझे आंसर मिला नेगेटिव में। इसकी चिंता ना करें सर ये कैसे सॉल्व किया है, नंबर्स विल बी सिंप्लीफाइड इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आई विल टेक अ सेपरेट लेक्चर टिल हाउ टू सॉल्व दिस नंबर्स यूजिंग लॉग टेबल, तो उसकी चिंता मत करो अभी के लिए। तो ये निगेटिव आया 1992.24। तो हमें वर्क डन W1 मिल गया था 1728.48, W2 मुझे इतना मिला। टोटल वर्क डन कितना हुआ, इतना वर्क डन हुआ। तो पहले तो गैस ने काम किया, बाद में गैस के ऊपर काम करना पड़ा इतना। ठीक है, सो मिला जुला के मुझे माइनस साइन के साथ वर्क डन मिला 263.77 जूल। मतलब
इन टोटल गैस ने भी काम किया, लेकिन गैस के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ा। कितना काम हुआ टोटल? 263.77 जूल हैज़ बीन डन ऑन द गैस। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, अभी आगे कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं अभी मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। ठीक है, जैसे हमने देखा था कंडक्शन कन्वेक्शन के अंदर जो कैलोरीमेट्री हम पढ़ रहे थे, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी लिखते थे। सी क्या था उसके अंदर? स्पेसिफिक हीट थी। स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर हमने पढ़ा, स्पेसिफिक हीट फॉर वेपर हमने पढ़ा, स्पेसिफिक हीट फॉर आइस हमने लिखा। ठीक है, ये 1 आया था, ये 0.5 और ये 0.5 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम गैस की बात करते हैं ना, स्पेसिफिकली गैस की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ स्पेसिफिक हीट नहीं कहते, हम कहते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट, क्योंकि कितने मोल्स ऑफ गैस हमने लिया है वो मैटर करता है। तो इसको हम सी से डिनोट करते हैं, और इन जनरल एसआई यूनिट इसका होता है जूल पर मोल केल्विन। वहाँ पे याद करो हम क्या लिखते थे? जूल पर केजी केल्विन। यहाँ पे हम लिखते हैं जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, फॉर सॉलिड्स में यहाँ पे लिख के दूँ क्या? नोट इन कैलोरीमेट्री स्पेसिफिक हीट हमने कैसे डिफाइन किया था? स्पेसिफिक हीट हमने डिफाइन किया था जूल पर केजी केल्विन या कैलोरी पर ग्राम केल्विन में। ठीक है, यहाँ पे हम गैस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसको मोलार स्पेसिफिक हीट ये टर्म से दिखाएंगे। फाइन, दैट्स इट। आगे चलते हैं। गैस को हीट करना है। ठीक है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है? मतलब भी तो पता होना चाहिए ना। इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि मोलर स्पेसिफिक हीट गैस के लिए ऐसे डिफाइन हुआ है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइन। तीसरी बात, मोलर स्पेसिफिक हीट गैस के लिए अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। इसका मतलब है गैस को हम डिफरेंट वे में हीट कर सकते हैं। एक तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रख के, एक तो प्रेशर कांस्टेंट रख के। ठीक है, तो ये 2 प्रकार है जनरली उसके थ्रू हम गैस को हीट कर सकते हैं। ठीक है, वो पॉइंट मैं नीचे लिख के देता हूँ। वैल्यू ऑफ सी डिपेंड्स ऑन वे ऑफ हीटिंग द गैस। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड वे है, 2 तरीके हैं जिससे हम गैस को हीट करते हैं। तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड मोलार हीट कैपेसिटीज। 2 स्टैंडर्ड मोलार हीट कैपेसिटीज हमारे सिलेबस में है। पहली है मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको सी सफिक्स वी लिखते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ थोड़ा समझ लो, थोड़ा अटेंशन देना। चीज़ें सिंपल है, लेकिन फर्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे तो लगेगा कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी कॉम्प्लेक्स है। कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं। ठीक है, इकट्ठा जब हम रिवाइज करेंगे तो निकल के आएगा यार ये तो पहाड़ पढ़ रहे थे, निकला चूहा। फाइन। What is molar specific heat? It is amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius. तो डिफरेंट तरीके से हम गैस को हीट कर सकते हैं। हम 2 प्रकार से गैस को हीट करेंगे। ठीक है, एक बार इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, मतलब किसी कंटेनर के अंदर गैस रखी हुई है। ठीक है, इसको हीट करोगे बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। तो जब वो करेंगे तो जो मोलार हीट कैपेसिटी होगी उसको हम डिफाइन करेंगे मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको दिखाएंगे सी सफिक्स वी से। वो लिख के भी दूंगा। सेकेंड तरीके से हम गैस को हीट करेंगे बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। सो वहाँ पे जो टर्म आएगी मोलार हीट की उसको हम कहेंगे मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको सी सफिक्स पी से दिखाएंगे। तो हमें ये सी पी और सी वी के साथ अभी खेलना है थोड़ा। ठीक है,
सो दीज आर द 2 मोलर स्पेसिफिक हीट। एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम रखे हम गैस को हीट करेंगे, या हम कांस्टेंट प्रेशर रख के गैस को हीट करेंगे। ठीक है, सो मुझे हीटिंग जो हीट सप्लाई करेंगे उसके लिए कुछ फॉर्मूला बन रहा है। सो गैस को हीट करने के 2 तरीके में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं सेम चीज़ 2-3 बार रिपीट करूँ। हम गैस को वॉल्यूम कांस्टेंट रख के हीट करेंगे, गैस को हम प्रेशर कांस्टेंट रख के हीट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक पार्टीशन यहाँ पे बना लूँ ताकि हमारी समझ बढ़े। हीट सप्लाइड टू ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमें इसकी तलाश थी ना कि यार डेल्टा क्यू का क्या फॉर्मूला होगा, वो यहाँ से मिलेगा हमें। तो क्या हम अभी लिख सकते हैं क्या, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे जब कैलोरीमेट्री की बात करते थे, कैलोरीमेट्री की जब हम बात करते थे तो Q इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते थे, MC डेल्टा T। जब हम गैस की बात करेंगे, ये टॉपिक की जब हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे हीट सप्लाई, तो हमें डेल्टा लगाना पड़ता है। ठीक है, ये बात पता है हमें। यहाँ पे M लेते थे तो बेटा यहाँ पे हम लेते हैं N। इन दिस टॉपिक इन थर्मोडायनामिक्स फॉर अ गैस व्हेन यू सप्लाई द हीट, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे N, नंबर ऑफ मोल्स। C के जगह पे हमें मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 2 प्रकार के C आते हैं गैस के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हीट सप्लाइड टू अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है, मतलब मैं यहाँ पे लूँगा CV इंटू ये डेल्टा T। सो जब कभी हमें हीट सप्लाई का फॉर्मूला लिखना हो तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या भैया आप कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए लिखना चाहोगे या कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे रख के हीट को सप्लाई कर रहे हो तो फॉर्मूला एक बन गया NCV डेल्टा T, वेयर CV इज नथिंग बट मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर दिस। अगर हीट सप्लाई करेंगे हम, हीट सप्लाइड टू ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या बता सकते हो डेल्टा क्यू को क्या लिखेंगे फिर हम, व्हाट यू विल राइट डेल्टा क्यू, NCP डेल्टा NCP डेल्टा टी। ठीक है, बस तो एक चीज़ तो मैंने क्लियर कर दी कि हीट सप्लाई का फॉर्मूला मैंने बता दिया। ठीक है, कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं। हमने इस टॉपिक को शुरुआत की थी डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हमने डिफरेंट प्रोसेस के वर्क डन देखे हैं, राइट। उसके बाद डिफरेंट प्रोसेस के लिए मैंने एडियाबैटिक के लिए जनरली बताया कि डेल्टा क्यू क्या होता है, एंड हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखा कि डेल्टा क्यू क्या होता है। ठीक है, बस हमने उसके फॉर्मूला नहीं देखे थे, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसके सभी के फॉर्मूला हमने देखे। डिफरेंट प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस में, डिफरेंट प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है। यहाँ से आगे हम डिफरेंट प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू का क्या फॉर्मूला होता है वो देखने जा रहे हैं। तो वो हमें मिला NCV डेल्टा टी और NCP डेल्टा टी होता है। ठीक है, और अभी हम देखेंगे डेल्टा यू का भी क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ मैं लेके जा रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, अभी जो बता रहा हूँ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, मैं पूरा कनेक्टिंग द डॉट्स करके पूरा टॉपिक समझा दूंगा कहाँ से कहाँ हमने इसे लिंक किया है। बाद में हमने शॉर्ट में सब एक समराइज कर देंगे, एक माइंड मैप लिखेंगे ताकि 1% का भी इसमें हमें कोई कहीं पे भी कन्फ्यूजन ना हो, राइट। सो आगे चलते हैं, ये बात हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, ठीक है, हम थोड़ा ना इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला देख कर आते हैं। ठीक है, थोड़ा हम इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला देख कर आते हैं। ठीक है, हमने डेल्टा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन, इसके फॉर्मूला लिखे, और जस्ट हमने अभी देखा डेल्टा क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, और डेल्टा यू, मेरा स्पीकर क्यों चेंज हुआ, सिस्टम, ठीक, राइट। क्या हेडिंग दूँ मैं यहाँ पे, मोलार स्पेसिफिक हीट दिया है तो एक छोटा हेडिंग देता हूँ, फॉर्मूला फॉर इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू।
डेल्टा यू का फॉर्मूला हमें देखना है यहाँ पे। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मुझे एक बार कंफर्मेशन दे दो। यस सर। हाँ सर। ओके, इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हम लिखते हैं डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 3/2 एन आर डेल्टा टी, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हमें याद रखना, आया कहाँ से देखेंगे उसको। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 एन आर डेल्टा टी, ठीक है। बट इन जनरल फॉर गैस whatever be the process, इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला हम याद रखेंगे, NF/2 R डेल्टा टी। थोड़ा गौर करना, नई चीज़ यहाँ पे आ गई है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला इसका होता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू म्यू सी वी डेल्टा टी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। उसको उड़ा दिया हमने, भूल जाओ, वो कुछ नहीं था, ठीक है। ये इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे इन जनरल कर देते हैं, लगा दिया, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और फिर समझाता हूँ क्या है। डेल्टा यू का एक फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। डेल्टा टी क्या है? ये टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। इसका डेरिवेशन करने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें इसे याद ही रखना है। बात आती है व्हाट इज एफ। व्हाट इज एफ? एफ इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। बताऊंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक है। और दूसरे फॉर्म में हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं म्यू सी वी डेल्टा टी। क्या सर म्यू सी पी डेल्टा टी क्यों नहीं लिख सकते यहाँ पे? while writing formula for internal energy, we always take increase in या change in internal energy at constant volume. We always take change in internal energy at constant volume, ठीक है। हम हमेशा इंटरनल एनर्जी को एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही मेजर करते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड वी हैव सेट कि इंटरनल एनर्जी का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, एक तो तुम ये लिखो, ठीक है, या कहीं न्यूमेरिकल में डिमांड है तो तुम ये लिखो म्यू सी वी डेल्टा टी। यहाँ पे कंपलसरी सी वी लेना है। जब हम डेल्टा क्यू का फॉर्मूला लिखते हैं, वी हैव अ चॉइस कि तुमने हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सप्लाई की है तो यू हैव टू राइट सी वी, एन सी वी डेल्टा टी। अगर तुमने हीट सप्लाई की है एट कांस्टेंट प्रेशर, यू हैव टू राइट सी पी डेल्टा टी, ठीक है। बट व्हेन वी राइट डेल्टा यू, यू ऑलवेज राइट म्यू। म्यू ने एन लिखना है, कई किताबों में उसको म्यू भी लिखा होता है नंबर ऑफ मोल्स को, लेकिन हम एन लिख रहे हैं। वी ऑलवेज राइट डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। हम ये फॉर्मूला की थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको तो क्लियर कर दिया कि हमेशा हमें इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखना है। कुछ इसके बारे में बताऊँ क्या? हमने जब एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की थी, जब हम पीछे गए, जब हमने एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की थी, कहा गया यहाँ पे देखो एन सी वी डेल्टा टी लिखा था मैंने। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज रिटर्न एज एन सी वी डेल्टा टी। एन सी पी डेल्टा टी हम कभी नहीं लिखते, ठीक है। फिर इसका ये कन्वर्जन कैसे आया वो देखेंगे। फाइन, यहाँ पे हम बात कर रहे थे डिग्री ऑफ फ्रीडम की, एन एफ बाई 2 आर डेल्टा टी। एफ क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायएटॉमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायएटॉमिक गैस होता है 3, एंड फॉर मोनो एटॉमिक गैस की बात करेंगे तो 3 आता है। फॉर
मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। फॉर डाई एटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आती है 5, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यार सर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई। होल्ड ऑन, डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले समझते हैं व्हाट इज़ मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है कि एक एग्जांपल थोड़ा सा समझो कि विंडो है ना, स्लाइडिंग विंडो, ये विंडो है, स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। इसको तुम एक तो आगे कर सकते हो या तो पीछे कर सकते हो, राइट। तुम बाहर निकाल सकते हो क्या खिड़की को? नहीं, वो लॉक होती है। रोटेट कर सकते हो क्या खिड़की को? नहीं सर, वो फिक्स है वहाँ से। कौन सा मोशन इसका अलाउड है? आगे कर सकते हो, विंडो खोल सकते हो या बंद कर सकते हो। मतलब तुम उसको प्लस एक्स एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग उसको मूव कर सकते हो। मतलब ये विंडो है, इसका एक ही मोशन हो सकता है, लीनियर मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो मैं कहूँगा कि तुम्हारी जो विंडो है, स्लाइडिंग विंडो है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1। इसका क्या मतलब हुआ? इसके जो मोशन को, इसका मोशन होने के लिए कितने डायरेक्शन में इसको हमने अलाउ किया, या इसका मोशन कितने डायरेक्शन में हो सकता है। हमने कहा एक ही डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, आगे नहीं तो पीछे। हमने कहा कि इसका एक ही डायरेक्शन में मोशन हो सकता है, और वो कौन सा है? ट्रांसलेशनल मोशन है उसका, विंडो का, ठीक है। कोई दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, कि दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई गैस है, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस मतलब क्या है? सिंगल एटम से बना हुआ गैस। सिंगल एटम से बना हुआ गैस का मतलब क्या है? जैसे कि H हो गया, N हो गया, दीज आर कॉल्ड एज मोनो एटॉमिक गैस। मतलब उसके अंदर एक ही हाइड्रोजन का एटम है, और वैसे ही सभी हाइड्रोजन के एटम से भरी हुई गैस है, ठीक है। तो जो मोनो एटॉमिक गैस होता है ना, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। इसका क्या मतलब है? मतलब ये जो मोनो एटॉमिक गैस है, ये एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में घूम सकता है जब उसको कंटेनर में हम रख देंगे, ठीक है। इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, ओके। डाई एटॉमिक गैस क्या है? इसका मैं एग्जांपल ऊपर लिख लूँ। एग्जांपल हाइड्रोजन N, ऑक्सीजन O, ठीक है। डाई एटॉमिक गैस का एग्जांपल क्या है? बस एग्जांपल ही समझना है, इसके बहुत कोर में नहीं जाना है हमें, फॉर्मूला और डिग्री ऑफ फ्रीडम तक ही लिमिट करना है इसे, ठीक है। ये एग्जांपल हमें कभी कोई पूछेगा नहीं कि एग्जांपल बताओ इसका। डाई एटॉमिक गैस मतलब H2N2O2, ठीक है। डाई एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। इसका क्या मतलब हुआ? कैसे दिखता है? मोनो एटॉमिक गैस मैंने दिखाया, ये ऐसे दिखता है। एक ही एटम से ये गैस है, ये इधर चल सकता है, ये वाई एक्सिस पे चल सकता है, ये जेड एक्सिस पे चल सकता है जब इसको कंटेनर में रख देंगे, ठीक है। बैक ऑफ माइंड में तुम्हें आना चाहिए कि दरवाजे की खिड़की एक ही डायरेक्शन में मूव होती है, एक्स निगेटिव एक्स, दैट इज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तुम्हारे विंडो को कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। अच्छा, अभी डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस कैसे दिखेगी? ये H है और ये दूसरा H एटम होगा, तो 2 एटम हो गए। डाई मतलब 2 एटम से बना हुआ गैस। तो ऐसे H के काफ़ी पेयर हो गए किसी कंटेनर के अंदर, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये मोशन करेंगे ना, हम कहते हैं कि गैस के पास काइनेटिक एनर्जी होती है और रैंडमली मूव करता है, ठीक है। तो ये जो डायटोमिक गैस है ना, इसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब कितने तरीके से ये मूव होता है। तो हमने कहा कि ये एक्स डायरेक्शन में भी मूव होता है, इट कैन मूव इन एक्स डायरेक्शन, इट कैन मूव इन वाई डायरेक्शन, इट कैन मूव इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन होगा। तो इसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, साथ ही साथ इसके और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ये गोल भी घूम सकता है ना, सो अबाउट सम इट्स एक्सिस ये गोल भी घूम सकता है, अबाउट दिस एक्सिस ये यहाँ पे गोल भी घूम सकता है, ठीक है। सो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हुआ? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम में से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये तो ट्रांसलेशनल हुए, मतलब ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मूव हो सकता है, ठीक है, दैट इज ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके रोटेशनल है, मतलब 2 एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर सकता है। कौन? डायटोमिक गैस, ठीक है। थोड़ा सा सम अप करते हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। स्टार्ट मैंने किया यहाँ से कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट का ये मीनिंग होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस से 1 मोल का
जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। दो प्रकार से हम हीट सप्लाई कर सकते, कीपिंग वॉल्यूम एंड कीपिंग टेम्परेचर एज अ कांस्टेंट। सो एज you keep heating the gas at constant volume, you use this formula. At constant pressure you supply the heat, you use this formula, that is Cp and Cv। ठीक है, Cp की Cv की वैल्यू अलग अलग होती है। हमने कहा वो बात एक ठीक है, थोड़ा सा उसको हमने पॉज दिया, फिर हमने पढ़ा कि हमें डेल्टा यू का फॉर्मूला जानना है। डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला है? डेल्टा क्यू का तो फॉर्मूला मिल गया, क्योंकि हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है, उसके अंदर डेल्टा डब्ल्यू का तो फॉर्मूला आ गया। पिछले स्लाइड में हमने डेल्टा क्यू का फॉर्मूला देखा, हमें डेल्टा यू का कभी फॉर्मूला नहीं मिला था, वो हमने देखा यहाँ पे। एक फॉर्मूला हमने लिखा एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, और दूसरा एन सी वी डेल्टा टी। एन सी वी डेल्टा टी, ऑलवेज वी टेक सी वी वाइल राइटिंग द फॉर्मूला फॉर इंटरनल एनर्जी, वी ऑलवेज टेक एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है एन एफ बाई टू इंटू आर डेल्टा टी। बाकी चीज़ें तो समझ सकते हैं, लेकिन एफ क्या था? हमने कहा एफ इज़ नथिंग बट डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या? तो हमें बताना पड़ता है कि गैस का टाइप क्या है भाई। तो हमने कहा कि मोनो एटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, ट्राई एटोमिक गैस है, पॉली एटोमिक गैस है, कौन सा है? तो हम मोनो और डायटोमिक तक ही हमारा डिस्कशन सीमित रखते हैं। मोनो एटोमिक गैस मतलब एक ही एटम से बना हुआ है गैस है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन किसी कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे कंटेनर ड्रॉ कर लेंगे ताकि तुम्हें विजुलाइज हो। जब मैं बोल रहा था तो मैं कंटेनर के अंदर मोनो एटोमिक गैस लेके चल रहा था। तो ये जो गैस है ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल सकता है? जैसे तुम्हारी विंडो होती है, विंडो स्लाइडिंग विंडो, तुम एक तो पीछे ओपन करने के लिए पुश करोगे या क्लोज करने के लिए पुल करोगे, मतलब अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स तुम इसे मूव कर रहे हो। मतलब तुम्हारी जो विंडो है, खिड़की है, उसके पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। वैसे ही तुम्हारा लैपटॉप की स्क्रीन देखो, लैपटॉप की स्क्रीन जब हम उसको बंद करते हैं और ओपन करते हैं तो उसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? ये तुम्हारा लैपटॉप है, इसकी स्क्रीन हम एक तो क्लोज करेंगे या ओपन करेंगे तो इसके पास एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सिर्फ रोटेट हो सकता है, वो उखाड़ के निकाल तो नहीं सकते, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिटैचेबल स्क्रीन। तो स्क्रीन का बंद करना और स्क्रीन का खोलना एक डायरेक्शन का रोटेशन हुआ। तो मेरे लैपटॉप के स्क्रीन के पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट इज़ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मेरे विंडो के पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट इज़ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं विंडो को रोटेट नहीं कर सकता, ना लैपटॉप की स्क्रीन को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे ही मोनो एटॉमिक गैस के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। वो एक्स एक्सिस के आगे पीछे मूव कर सकता है, कंटेनर के अंदर ऊपर नीचे मूव कर सकता है, और टू एंड फ्रो मूव कर सकता है, अप एंड डाउन। सो मोनो एटॉमिक के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। डाई एटॉमिक गैस के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। 3 जैसे कि मोनो एटॉमिक जैसा वो आगे पीछे ऊपर नीचे अप एंड डाउन, मतलब 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। साथ ही साथ ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हो तो ये स्पिन भी कर सकता है। सो ये दो एक्सिस के, खुद के एक्सिस के अलॉन्ग ये स्पिन इज नॉट अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इट इज़ रोटेटिंग अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। सो इसके पास एडिशनल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं। सो इट इज़ 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसलिए डायटोमिक गैस के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आया तो 2 चीज़ें तो याद रखना ही रखना है अभी। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस इज 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस इज 5, एंड इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, और दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, चलो इतनी बात हमने की। हमें इंटरनल एनर्जी के भी फॉर्मूला यहाँ पे मिल गए। अभी मुझे टाइम परमिट नहीं कर रहा है, तो ये जो रिमेनिंग डिस्कशन है इसके आगे का मोलार स्पेसिफिक हीट एंड इंटरनल एनर्जी, इसको आगे लेकर जाएंगे हम कल के लेक्चर में। मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे दूं कि कल के लेक्चर में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कि CV का फॉर्मूला हमें मिल जाता है F बाई टू आर, CP का फॉर्मूला मिल जाता है मुझे F प्लस 2 बाई टू इंटू आर, CV फॉर मोनो एटोमिक गैस होता है 3 बाई टू आर, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटोमिक गैस के लिए 3 होते हैं, एंड CV फॉर डायटोमिक गैस वो हो जाएगा 5 बाई टू आर। और एक रिलेशन हमें मिलेगा CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, इसको हम कहते हैं मेयर्स रिलेशन। और उसके बाद हम कुछ और रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, वहाँ पे हमें मिलेगा CV के और 2-4 फॉर्मूले, दैट इज़ 2 अपॉन गामा माइनस 1
दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। और सी वी का दूसरा फॉर्मूला मिलेगा आर अपॉन ग्यामा माइनस वन। सी पी का फॉर्मूला मुझे मिलेगा ग्यामा आर अपॉन ग्यामा माइनस वन। और इंटरनल एनर्जी को हम जो एडियाबैटिक प्रोसेस में लिखा था उसको हम वहाँ पे लेके जाएंगे। F/2 nRT को हम लिख सकते हैं nRT/γ-1। तो ये आया कहाँ से है, वो यहाँ से आया है। सो इन अ जनरल वी विल गेट 6 to 7 more formula in tomorrow's lecture, which is relation between CP, CV, degree of freedom, gamma and internal energy। ठीक है, इस लेक्चर को मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा, तुम इसे देख लेना, एक दो बार देख लेना, और कल के लेक्चर में इसे कंप्लीट करेंगे और न्यूमेरिकल के साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फाइनली खत्म हो जाएगा और ये जो रफ पैच है वो निकल के हम स्मूथ हाईवे पे लग जाएंगे। दैट इज द 0th लॉ एंड द सेकंड लॉ, विच इज रिलेटिवली वेरी इजी। ठीक है, थैंक यू सो मच।